नमस्कार साथियों, आइए हम सब मिलकर समास टॉपिक का अध्ययन करते हैं। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास, यहाँ से परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो समास विग्रह से संबंधित हो या कोई एक पद देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें समास कितने हैं, या कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इन बिंदुओं पर अध्ययन आज हम इसके अंतर्गत करेंगे। ठीक, देखिए शब्द क्या है समास। समास की अगर बात की जाए तो समास हम सबसे पहले ये जाने कि समास शब्द बना कैसे है। तो देखिए समास जो है सम उपसर्ग पूर्वक, ये चिन्ह क्या है, ये सम, ये तो उपसर्ग है, ये क्या है आपका धातु का चिन्ह है। क्या है, धातु का चिन्ह है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु है। क्या धातु है, अस। ठीक, अस धातु से घय प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु घय प्रत्यय बराबर क्या हुआ है, समास। सबसे पहले तो ये कि परीक्षा में प्रश्न यहां से भी पूछ लेता है कि सम उपसर्ग समास में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। ठीक, इसको बताने का उद्देश्य यही था कि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से घय प्रत्यय मिलाकर समास शब्द बनता है। अब देखिए समास का अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ जो होगा वह होगा, समास का अर्थ अगर हम कहें तो क्या होगा, संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। संक्षिप्त या कह सकते हैं संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण कह सकते हैं। ठीक, यानी जो समास है वह करता क्या है, दो पदों को यानी एक बड़े पदों को जो क्या करता है, संक्षिप्त कर देता है, संक्षेपीकरण का कार्य करता है, बड़े से छोटा बनाने का काम करता है। ठीक, देखिए कैसे करता है। सबसे पहले इसको जान लीजिए, यहां से और कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा दे दी जाती है कि समास कहते किसे हैं। तो देखिए सबसे पहला ये जानिए कि समसनम समासः, समसनम क्या होता है, समास है। ये आपका एक बात पूछ लिया जाए, समसनम समासः यानी क्या, जो संक्षेपीकरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समास। हमने बता दिया समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेपीकरण, तो वही क्या करता है, समसनम समासः। समास क्या करता है, संक्षेपीकरण करता है, यानी संक्षेपीकरण को ही, संक्षिप्तकरण को ही हम समास कहते हैं। ठीक, और अनेक पदानाम दूसरा क्या है, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदे, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः है। एक पदी भवनम समासः। ठीक, यानी अनेक पद मिलकर क्या होते हैं, एक पद बनते हैं जो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए ये लाइनें दे दी जाएंगी और परीक्षाओं में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है, एक या दो, या केवल एक, केवल दो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप जानिए कि समास क्या है, समसनम समास है, एक पदानाम अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। ठीक, अब देखिए सोचेंगे कि अनेक पद कैसे, एक पद क्या है। अनेक पद एक पद आपको हम समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे अगर हम लिखें, जैसे क्या लिखा जाए, दशरथस्य, दशरथस्य
पुत्र शब्द लिखें तो क्या हो जाएगा, दशरथ का पुत्र। ठीक, क्या होगा, दशरथ से पुत्र यानी दशरथ का पुत्र। तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, समास जब करेंगे इसको तो क्या करेंगे, दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र हो जाएगा। ठीक ठीक, उसी प्रकार बहुत पॉपुलर उदाहरण है पीताम्बरा। देखिए पीताम्बरा, पीताम्बरा। ठीक, अनेक पद पहले हमें लिखना है ना, तो क्या होगा, पीतः होगा कि पीतम होगा, पीतम अंबरः, क्या होगा, अंबरम, अंबरम होगा कि अंबरः, बोलो, हाँ, पीतः अंबरः कि अंबरम। ठीक, पीतः अंबरम यस्य सः। ठीक, पीतः अंबरम यस्य सः, पीला है, अंबर यानी जो पटका होती है उसे, या जो पीतम अम्बरः यस्य सः, पीताम्बरः, क्या होगा, पीताम्बरः। देखिए इसमें यह क्या है, पीतम अम्बरम यस्य सः, ये अनेक पद मिले हुए हैं, अनेक पद हैं, इनको मिलाकर हमने एक पद कर दिया तो पीताम्बरः, पीताम्बरः शब्द हुआ। अगर यही दे दिया जाए कि पीताम्बरः का संधि विच्छेद समास विग्रह क्या होगा, तो लिखा जाएगा पीतम अम्बरम यस्य सः, यह इसका विग्रह है, यह संयुक्त पद है। ठीक, यह समास समासित पद है, यह समास विग्रह है। ठीक, देखिए इसको नोट कर लिया आप। ठीक, देखिए विग्रह की बात आई है तो विग्रह समझिए क्या है, विग्रह से तात्पर्य यहाँ पूरा लिखिए समास विग्रह, नहीं तो सोचेंगे क्या, समास विग्रह, समास विग्रह, समास विग्रह की बात अगर हम करें, ठीक, तो जहां हम लोग समास में एक पद कर देते थे अनेक पदों को, क्या कर देते थे, एक पद, वहीं जो है समास विग्रह में हम क्या करेंगे, एक पद को जो है अनेक पदों में विभक्त करेंगे। ठीक, एक पद को अनेक पदों में विभक्त करेंगे, जैसे यहां दिया हुआ है पीताम्बरा एक पद है, यहाँ इसका जो है पीतम अम्बरम यस्य सः, यह अनेक पद है, तो समास विग्रह इसका क्या हो जाएगा, पीताम्बरम का पीता अम्बरम यस्य सः, वही समास विग्रह। ठीक, यहाँ अब देखिए बात आती है कि समास विग्रह हम कहें किसे, तो समास वृत्ति का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहेंगे, समास विग्रह। समास की वृत्ति बताने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वह समास विग्रह होता है। जैसे यहाँ हमने पीताम्बरा समासिक पद बता दिया और उसका विग्रह क्या है, यह है। ठीक, अब देखिए पीताम्बरा हुआ या दशरथ पुत्र हुआ, यह तो समासिक पद है, पर इससे पूर्व के जो ये लिखे हुए हैं दशरथ पुत्र या पीतः अम्बरम यस्य सः, ये क्या है, विग्रह शब्द है। अब बात आती है कि समासिक विग्रह होते कितने प्रकार के हैं, समासिक विग्रह होते कितने प्रकार के हैं, तो प्रकारों पर जहां से प्रश्न पूछे जाए वहां हम डायरेक्ट चल रहे हैं। ठीक, तो समास विग्रह मुख्यतः दो प्रकार के, कितने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है आपका लौकिक समास विग्रह, और दूसरा जो है वह है अलौकिक, अलौकिक समास विग्रह। ठीक, दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक विग्रह है और दूसरा क्या है, अलौकिक विग्रह। तो कुल मिलाकर कितने हैं,
समास विग्रह मुख्यतः दो प्रकार के हैं, लौकिक और अलौकिक विग्रह। देखिए लौकिक विग्रह क्या है और अलौकिक विग्रह क्या है, ठीक। जैसे यहां हम दशरथ पुत्र लिखे, ठीक, दशरथ पुत्र का लौकिक विग्रह होगा दशरथ से पुत्र, ठीक। यही आगे लिख दे रहे हैं समझने के लिए आपको, दशरथ पुत्र, दशरथ से पुत्र है, क्या होगा, दशरथ से पुत्र, यह इसका लौकिक विग्रह होगा, ठीक। और अगर यही हम अलौकिक विग्रह की बात करें तो इसको लिख देंगे हम, इसी दशरथ पुत्र को क्या लिखेंगे, दशरथ, दथ क्या है, दशरथस्य पुत्र, तो आपका हो जाएगा लौकिक समास विग्रह। अलौकिक क्या होगा, दशरथ, सबसे पहले लिखेंगे दशरथ, फिर क्या लिखेंगे, साया, यहां पर लिखा हुआ है ना, तो साया हम क्या लिखेंगे, आधा सा और या, तो ये षष्ठी है। षष्ठी में हम जब आपको शब्द बनाना सीखेंगे तो वहां हमने पढ़ा क्या है, हमने जो पढ़ा है उसमें सु औजस अमौर सस इत्यादि पढ़े हुए हैं, ठीक। तो उसी में षष्ठी में जो है, षष्ठी में क्या आएगा, दशरथ, उसके बाद दस, ठीक, दशरथ दस, और फिर पुत्र, यहां पर क्या लिखेंगे, पुत्र, और विसर्ग की जगह पर क्या हो जाता है, सु, हमने पूर्व में ही पढ़ा है। तो दशरथ से पुत्र को हम जो है लौकिक विग्रह में तो दशरथ पुत्र को दशरथ से पुत्र लिखेंगे, लेकिन अलौकिक विग्रह में दशरथ नस पुत्र सु इत्यादि लिखेंगे, ठीक, इस प्रकार से कुछ लिखेंगे। तो समस्त पद या समासिक पद आप समझ रहे हैं कि समास होने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं या समासिक पद कहते हैं, ठीक। अगर आ जाए कि समस्त पद या समासिक पद बताइए, तो जैसे दशरथस्य पुत्र का जो है समस्त पद क्या होगा, दशरथ पुत्र, ठीक। जैसे अधिगोपम हुआ, यह क्या हुआ, समस्त पद है। और त्रिभुवनम हुआ, चंद्रशेखर हुआ, रामव कृष्ण हुआ, राम कृष्ण हुआ, ठीक, ये सब क्या है, समस्त पद है। तो ये समास पर कुछ प्रमुख बिंदु थे जहां से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम समास के भेद पर चर्चा करेंगे, ठीक, समास के भेदों पर, इसको नोट करिए। देखिए अब तक हमने समास को पढ़ा, पूर्व में समास के जो है लौकिक भेद और अलौकिक भेद को जाना, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं। और तीसरा जो समास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है वह क्या है, समास के भेदों से परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि लघु सिद्धांत कौमुदीकार के अनुसार जो है, या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के भेद। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराज जी ने जो समास को माना है वह क्या है, समासः पंचधा, समासः पंचधा, समासः पंचधा, समासः पंचधा माना हम लोगों ने, ठीक। कितने माने हैं, 5, यानी कुल कितने हैं, यानी कुल कितने माने जाए, 5। भट्टो जी, लघु सिद्धांत कौमुदीकार वरदराज जी ने समास को 5 माना है। अब प्रश्न ये माना आता है कि अगर यूपी टेट इत्यादि में पूछा जाए तो हम कितना लगाएंगे। ये तो टीजीटी इत्यादि में जो है आपको क्या होगा, 5 ही। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि
लघु सिद्धांत कौमुदी कार्य के अनुसार कितने हैं, अगर यह लिखकर पूछा जाए तो 5, अन्यथा कितने हैं, जो है जो लोग माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकें हैं उसमें कितने हैं, 6 समास। ठीक, 6 समास बताए गए हैं, जिनमें से जो है अगर बात की जाए 6 समास वो कौन कौन से हैं, तो वो सबसे पहले क्या है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, ठीक, क्या है, अव्ययी भाव समास। और दूसरा जो होगा वह क्या होगा, तत्पुरुष समास। दूसरा जो है वह तत्पुरुष समास है। और तीसरा समास जो होगा वह होगा कर्मधाराय। कर्मधाराय, कर्मधाराय है कि कर्मधारय, तुम लोग भी ना, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक, ये तीसरा समास होगा। और ये चौथे नंबर का जो समास होगा क्या है, द्विगु समास है, द्विगु समास। ठीक, पांचवा जो है वह क्या है, पांचवा है द्वंद्व। कौन सा समास, द्वंद्व। पांचवा द्वंद्व समास है। ठीक, द्वंद्व जो है। और छठा जो है वह बहुव्रीहि समास है। ठीक, ये 6 समास जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों यानी 10, 11, 12 वाले इत्यादि की जो पुस्तकें हैं वहां 6 समास बताए गए हैं, जबकि जो लघु सिद्धांत कौमुदीकार है वरदराज जी वो जो है 5 मानते हैं। ठीक, तो अगर आपको यूपी टेट, सीटेट इत्यादि में पूछा जाए कि कितने हैं तो आप जो है 6 बताएंगे। ठीक, देखिए एक नोट्स और भी लिख लीजिए, ये तो ठीक, एक नोट लिखिए। नोट क्या है, वो ये है कि भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की, भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। देखिए भट्टोजी दीक्षित, ये कौन है, सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित कौन है, सिद्धांत कौमुदीकार है। ठीक, सिद्धांत कौमुदी की रचना जिन्होंने की वो भट्टोजी दीक्षित है। इन्होंने तत्पुरुष का भेद कर्मधाराय और कर्मधाराय का भेद द्विगु को बताया है। तत्पुरुष का भेद कर्मधाराय, कर्मधारय और कर्मधारय की बात हुई थी। देखिए भट्टोजी दीक्षित जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की, उन्होंने तत्पुरुष का भेद क्या किया, कर्मधाराय को माना और कर्मधारय को का भेद, और उन्होंने क्या किया, कर्मधारय का भेद, कर्मधारय का भेद वे द्विगु समास को मानते हैं। ठीक, अतः हम अब इनमें से 2 अगर कम कर दिए जाएं तो क्या कर सकते हैं, अतः इनके अनुसार समास जो है क्या है, 4 प्रकार के।
अतः इनके अनुसार समास चार ठीक। इनके अनुसार क्या है, समास चार प्रकार के। देखिए भट्टोजी दीक्षित, इनकी रचना सिद्धांत कौमुदी है। इनकी रचना क्या है, सिद्धांत कौमुदी है। और इन्होंने तत्पुरुष का भेद, कर्मधाराय और कर्मधाराय का भेद किसे माना, दिगु, दिग समास। अतः समास चार प्रकार के भट्टोजी दीक्षित के अनुसार। ठीक, यहां से इतने प्रश्न बनते हैं समास की भूमिका से या समास के सामान्य अध्ययन से। ठीक, अब अगली वीडियो में हम आपको क्रमशः अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधाराय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास की जो है अलग अलग वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें उन सबसे संबंधित जो महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं, उन पर हम सब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।